हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान। और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का तीसरा टॉपिक, यानी कि इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। और आप देख पा रहे हैं वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको कि माना जाता है 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए शुरू करते हैं आज हम इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। तो इसमें आप देखिए, खेती बाड़ी उसमें होती थी, पशुपालन भी होती थी, अस्थायी बस्तियों वाली ज़िंदगी भी होती थी, लेकिन लेखन का कला उस समय नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ये हो जाएगा नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ पे है? पश्चिमी बलूचिस्तान में, जो अभी कहाँ है? वर्तमान में वो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। क्या था? गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़ से जो है गेहूं और जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? बेलन घाटी। कहाँ से मिला था? बेलन घाटी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से। उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से। उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से। क्वेश्चन नंबर 62। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? खानाबदोश आदमी किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से ही खानाबदोश आदमी ने अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 63। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी में। कहाँ पे? कालपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? दावोजली हेडिंग। क्या है? दावोजली हेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65।
निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त कराल। क्या हो जाएगा? गुप्त कराल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुप्त कराल। क्वेश्चन नंबर 66, नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये हो जाएंगे बुर्जहोम, गुप्त कराल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2। क्या हो जाएंगे? 1 एवं 2, बुर्जहोम और गुप्त कराल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कुछ क्षेत्रों के लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। भारत में कुछ क्षेत्र के लोग जमीन के अंदर गड्ढा में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है। क्या मिलता है? कश्मीर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति। क्या हो जाएगा? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 69, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती की अवशेष। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 70, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 71, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक का आविष्कार जो मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 72, मानव समाधानों के कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। कहाँ पे? बुर्जहोम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। कहाँ दफनाए गए थे? मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 74, कथन एक दिया है और उसका कारण दिया है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालिक उपकरण भी प्राप्त हुए। कारण दिया है, अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका मतलब ये सही है लेकिन ये हमारा गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? क्या आ जाएगा? बरूडी। बरूडी जो है बिहार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको दिया गया नवपाषाणिक स्थल, सूची 2 में दिया है राज्य का नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया है पांडु राजार डीबी, बी में दिया हुआ कुचाई, सी में दिया है दाओजली हेडिंग और डी में दिया है
पायनथोर लंग 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पांडु रजार डीबी कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। कुचाई कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। और ये कहाँ जाएगा? ये असम में हो जाएगा। और डी कहाँ जाएगा? ये 4 में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है नवपाषाणिक स्थल, सूची 2 में दिया है राज्य का नाम। तो पहला दिया है कोल्डिहिवा, उसके बाद उत्तरून, उसके बाद हल्लूर, उसके बाद पय्यमपल्ली। तो कोल्डिवा कहाँ है? कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद उत्तरनूर कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हल्लूर कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। और पय्यमपल्ली कहाँ है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को ही चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? चाल्कोलिथिक एज। क्या हो जाएगा? चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार चारों कथन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है, जो कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है काल, सूची 2 में दिया हुआ है अभिलक्षण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की बात करें ये क्या हो जाएगा? आखेट एवं खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण की बात करें तो आखेटक और पशुपालक। नव पाषाण की बात करें ये हो जाएगा खाद्य उत्पादक। और ताम्र पाषाण का बात करें ये हो जाएगा कृषक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पूरा पाषाण काल आखेटक, मध्य पाषाण काल आखेटक एवं पशुपालक, और नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक, और ताम्र पाषाण काल कृषक। क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फिर से काल दिया है और सूची 2 में दिया हुआ है विशेषता। ठीक है, क्या दिया हुआ है? विशेषता। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का क्या हो जाएगा विशेषता? शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण का क्या हो जाएगा विशेषता? नदी तट आवास। नव पाषाण का क्या हो जाएगा? गर्त आवास। और ताम्र पाषाण का क्या हो जाएगा विशेषता? कच्चे एवं पक्के मकान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है स्थल, सूची 2 में दिया है संस्कृति। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है अतिरपक्कम, जो हो जाएगा हमारा पूरा पाषाण काल। उसके बाद चौपनी मांडो मध्य पाषाण काल, कुल्ली प्राक हड़प्पा, और इमाम गांव ताम्र पाषाण काल। ठीक है, आंसर हो जाए इसका ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है कि मानचित्र पर विचार कीजिए
जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। मानचित्र पर विचार कीजिए, इसमें कुछ सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1, 2, 3, 4 संख्या में चिन्हित है क्रमशः हैं। तो 1, 2, 3, 4 में जो चिन्हित है वो क्रमशः है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहा होगा। 1 कहाँ है? 1 आपको यहाँ दिख रहा है। 2 कहाँ है? 2 आपको यहाँ दिख रहा है। 3 कहाँ है? 3 आपको यहाँ दिख रहा है। 4 कहाँ है? 4 यहाँ पे दिख रहा है। 4 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुजरात है। क्या है? ये हो जाएगा हमारा गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेहरगढ़, कालीबंगन, कोटदीजी और सुरकोटदा। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, कालीबंगन, कोटदीजी और सुरकोटदा। तो मेहरगढ़ कहाँ आएगा? तो मेहरगढ़ आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? अभी पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा कहाँ आएगा? कालीबंगा आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया कालीबंगा। उसके बाद क्या आएगा? कोटदीजी क्या है? कोटदीजी ये है यहाँ पे 3 में कोटदीजी। और सुरकोटदा कहाँ आएगा? ये आएगा सुरकोटदा यहाँ पे गुजरात के पास। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 86, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? आहाड़। क्या हो जाएगा? आहाड़ ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? क्या हो जाएगा? ये जो आपको दिख रहा है इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सी संस्कृति है। तो कौन सा संस्कृति हो जाएगा? मालवा संस्कृति। क्या हो जाएगा? मालवा संस्कृति। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है संस्कृति, सूची 2 में दिया हुआ है क्षेत्र। तो आहार संस्कृति किससे संबंधित है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति किससे कहाँ से संबंधित है? पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालदा संस्कृति कहाँ से संबंधित है? पश्चिमी महाराष्ट्र। उसका प्रभास संस्कृति कहाँ से संबंधित है? दक्षिण पश्चिमी गुजरात। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको दिया है क्षेत्र का नाम, सूची 2 में दिया है संस्कृति। ठीक है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश कौन सा संस्कृति है? नवदा टोली संस्कृति। क्या है? नवदा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार में कौन सी संस्कृति थी? तो चिरांद संस्कृति। क्या हो जाएगा? चिरांद संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति थी? जोरबे संस्कृति थी। कौन सा? जोरबे संस्कृति। मध्य गुजरात में कौन सी संस्कृति थी? रंगपुर संस्कृति। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? क्या होगा? दैमाबाद। क्या हो जाए? दैमाबाद से ही सारथी युक्त रथ खिलौना मिला था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इमाम गांव। कहाँ से मिला था? इमाम गांव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांडों को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? क्या हो जाएगा? मालवा से प्राप्त होने वाले। क्या हो जाएगा? मालवा से प्राप्त होने वाले मृत भांडों को सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93,
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख के उसको दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर उसको दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है ताम्रपाषाणिक क्षेत्र, सूची 2 में दिया है समाधान। ठीक है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र कौन सा समाधान में था? सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र सबको पूर्व पश्चिम की दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान था और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान था। क्या था? पूर्वी भारत में आंशिक समाधान था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पाषाण काल, उसके बाद हो जाएगा ताम्रपाषाण काल, उसके बाद हो जाएगा कांस्य काल, उसके बाद आ जाएगा लास्ट में लौह काल। क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो भारत में लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग कब आरंभ हुआ था? तो 1300 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 1300 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे का उपयोग जो है प्रयोग आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लौह का प्रयोग आरंभ हुआ था। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1000 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 1000 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व हुआ। उत्तरी भारत में गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये गलत है। क्या है? ये हमारा गलत है कि पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान था, जो कि नहीं है। उस समय उसको ज्ञान जो था लोहे का, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को नहीं था लोहे का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 99, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। किस पे आधारित थी? लौह तकनीक के प्रसार पे। किस पे आधारित थी? लौह तकनीक के प्रसार पे। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है लौह उपकरण प्राप्ति स्थल, सूची 2 में दिया है राज्य। ठीक है, राज्य का नाम दिया है। तो अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। नोह कहाँ है? ये राजस्थान में है। नोह कहाँ है? ये राजस्थान में है। चिरांद कहाँ है? चिरांद बिहार में है। महिषादल कहाँ है? महिषादल पश्चिम बंगाल में है। महिषादल कहाँ है? महिषादल पश्चिम बंगाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है राज्य का नाम, सूची 2 में दिया है लौह उपकरण प्राप्ति स्थल। तो राजस्थान में लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जोधपुरा से हुआ था। महाराष्ट्र में कहाँ से प्राप्त हुआ था? महुर झाड़ी से हुआ था। कर्नाटक में कहाँ से लोहा प्राप्त हुआ था? हल्लूर से हुआ था। और तमिलनाडु में कहाँ से प्राप्त हुआ था? आदि चचनालूर से। आदि चचनालूर से तमिलनाडु में प्राप्त हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 102,
निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। उसका सही पुरावेश कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो दिया है दमदमा, दिया है करनूल, दिया है टेक्कलकोट, दिया है नईकुंड, दिया है। क्या हो जाएगा इसका कालक्रम? अगर चुना तो कालक्रम क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा करनूल हो जाएगा, उसके बाद दमदमा हो जाएगा, उसके बाद टेक्करकोट हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा नईकुंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2 1 3 4 यानी कि करनूल, फिर दमदमा, फिर टेक्कलकोट, उसके बाद नईकुंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ या फिर कब्रें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, दक्षिण भारत बृहस्पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत में बृहत्पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत में बृहत्पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो किससे संबंधित है? लौह काल से। किससे संबंधित है? लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 106, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है आपका महापाषाणिक पुरास्थल और सूची 2 में दिया हुआ है राज्य। पलवाय कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पिकली हल कहाँ पे है? तो पिकली हल कर्नाटक में हो जाएगा। पोकारलम कहाँ है? तो पोकारलम केरल में हो जाएगा। और सेंगुर रम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है स्थान का नाम, सूची 2 में दिया है संबंध संस्कृति। तो सोहन जो है, सोहन में कौन सा संस्कृति पाई गई थी? तो पूरा पाषाण काल। उसके बाद बुर्जहोम में नवपाषाण, रंगपुर में ताम्रपाषाण, आदि चचन्नूर में महापाषाण। आदि चचन्नूर में महापाषाण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोकर कलम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं? नीचे दिए कूट से चुनिए। तो देखिए बस्ती स्थल कहाँ पे? चिरांद में है, ये सही है। उसके बाद समाधि स्थल पोकर कलम में, ये भी सही है। बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल में, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी सही है। तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है महापाषाण के प्रकार और सूची 2 में दिया हुआ है समानार्थी शब्द। ठीक है। तो मैनहरी, उसके बाद दिया है कुडाइकल, उसके बाद टोपिकल, उसके बाद डोलमेन। डोलमेन क्या हो जाएगा? मैनहरी प्रस्तर स्तंभ, कुडाइकल खनशिला, टोपिकल छतशिला और डोलमेन प्रस्तर मेज। क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। किसका हो जाएगा? डॉलमेन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डॉलमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, कथन 1, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण दिया हुआ है इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो क्या हो जाएगा इसका? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। यानी कि ये जो बात बोला गया ये भी सही है और उसका कारण भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, कथन 1 में दिया गया है कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण दिया गया है उन्होंने
सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। क्या किया था? सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? क्या हो जाएगा? गैरिक मृदभांड संस्कृति, उसके बाद काले व लाल मृदभांड संस्कृति, उसके बाद हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उसके बाद हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। क्या हो जाएगा? गौरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उसके बाद होगा लास्ट में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114। ताम्र निधि या फिर भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? ताम्र निधि या फिर भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। किससे हो जाएगा? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीवाश्म भी सही है, हाथ की कुल्हाड़ियां भी सही है, मृदभांड भी ठीक है और अस्थि अवशेष भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 116। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? बिलासपुर गांव से। क्या मिला है? बिलासपुर गांव से मिला है। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर। कहाँ से? बागौर से मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो कौन सा नवपाषाणिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया था? ये किया गया था लिंगसुगुर। क्या है? लिंगसुगुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था डार्विन ने। डार्विन सिद्धांत के द्वारा ही डार्विन ने क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 120। चार्ल्स डार्विन थे। क्वेश्चन नंबर 120। चार्ल्स डार्विन थे। तो चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक जीव विज्ञानी थे। क्या है? जीव विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 121। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 122। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? यह था दैवीय उत्पत्ति मत। क्वेश्चन नंबर 123। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। उसके लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। क्वेश्चन नंबर 124। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? ये हुई थी 1859 में। कब हुई थी? 1859 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 125, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? ये जो है चार्ल्स डार्विन की कृति है। किसकी कृति है? ये भी चार्ल्स डार्विन की ही रचना है। किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यता प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, इसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ये भी कहा था चार्ल्स डार्विन ने। किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही ये कथन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 127, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। किस रूप में? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में ही परिभाषित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये दक्षिणी गोलार्ध से। कहाँ से? दक्षिणी गोलार्ध से। क्वेश्चन नंबर 129, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है दक्षिणी मानव समप्राणी। दक्षिणी मानव समप्राणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130, पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा सीधा चलने वाला कपी मानव। सीधा चलने वाला कपी मानव। क्या हो जाएगा? सीधा चलने वाला कपी मानव। क्वेश्चन नंबर 131, हेमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? हेमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो हो जाएगा द्विपदी। क्या हो जाएगा? द्विपदी। क्या हो जाएगा? द्विपदी। क्वेश्चन नंबर 132, होमोसेपियंस नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है। होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल क्या है? तो वो हो जाएगा स्थान। नियंडरथाल क्या है? एक स्थान का नाम। नियंडरथाल क्या है? एक स्थान का नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, नियंडरथाल स्थित है। नियंडरथाल स्थित है। ये कहाँ स्थित है? यह है जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, क्रो-मैग्नन स्थित है। क्रो-मैग्नन स्थित है। क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? यह हो जाए फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, क्रो-मैग्नन है। पूछा है कि क्रो-मैग्नन क्या है? क्रो-मैग्नन क्या है? तो फ्रांस में स्थित एक शिलाक्षय है। क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाक्षय है। क्वेश्चन 137, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो ये हो जाएगा हिम युग का। क्या हो जाएगा? हिम युग का समानार्थी है। हिम युग का ही समानार्थी है। ठीक है। 138, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? ये हो जाएगा हेलोसीन। क्या हो जाएगा? होलोसीन। क्या हो जाएगा? होलोसीन। 139, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे। किस पे निर्भर थे? आखेट, जिसको कि शिकार कहते हैं, वो शिकार पर ही निर्भर थे। किस पे निर्भर थे? शिकार पर निर्भर थे। 140,
निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशेषताओं को पूरी तरह से छोड़ा और न ही नव पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा और न ही नव पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया। ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ही ना तो पूरा पाषाण कालीन विशेषताओं को पूरी तरह से छोड़ पाया और ना ही नव पाषाण विशेषताओं को पूरी तरह से अपना पाया। ठीक है। 141 मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? ये हो जाएगा गॉर्डन चाइल्ड। किसकी रचना है? गॉर्डन चाइल्ड की रचना है मैन मेक्स हिमसेल्फ। क्वेश्चन 142 नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? किसने दी थी? गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने दी थी? गॉर्डन चाइल्ड ने। ठीक है। 143 निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया होगा? ये हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, अर्थात उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया था। क्वेश्चन 144 कथन ए में दिया हुआ है नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कारण दिया हुआ है इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। क्या हो जाएगा इसका? ए और आर जो है दोनों सही, यानी कि कथन भी सही है और इसका कारण भी सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 145 मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ कर दिया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ कर दिया? कब बनाना आरंभ कर दिया? ये हो जाएगा नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से मानव ने जो है चाक निर्मित मृत भांड बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन 146 निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कहाँ से हुआ था? ये हुआ था मेहरगढ़ से। कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ से जो है प्रथम कपास की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। 147 निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कश्मीर में स्थित जो नवपाषाणिक काल है जो स्थित नहीं है वो कौन सा है? पांडु राजार डीबी। क्या है? पांडु राजार डीबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद उत्तर प्रदेश में नहीं है। चिरांद कहाँ है? चिरांद हो जाएगा बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 नवपाषाणिक स्थल पायंथोर लगनीत किस राज्य में स्थित है? नवपाषाणिक स्थल पायंथोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? हो जाएगा मेघालय। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? ये हो जाएगा पय्यमपल्ली। क्या हो जाएगा? पय्यमपल्ली जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन 151 बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ये हो जाएगा आहार संस्कृति।
क्या हो जाएगा, आहार संस्कृति। क्या हो जाएगा, आहार संस्कृति जो है बनास संस्कृति का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन 152, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? क्या हो जाएगा, नवदा टोली। क्या हो जाएगा, नवदा टोली। क्या हो जाएगा, नवदा टोली। क्वेश्चन नंबर 153, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 154, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? यह जगह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन 155, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? कितने प्रकार मिले हैं? लगभग 40 प्रकार मिले हैं। कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार मिले हैं। क्वेश्चन 156, निम्नलिखित महापाषाणी सांस्कृतिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? निम्नलिखित महापाषाणी सांस्कृतिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? आदि चचनाल्लूर। क्या है? आदि चचनाल्लूर जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन 157, कथन ये दिया हुआ है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के सीमावर्ती क्षेत्र में मिले। कथन में दिया है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या फिर स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले। कारण दिया है कि इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। क्या होता था? इससे जल की आबाद आपूर्ति क्या होता है? संभव हो पाती थी। ये दोनों ही सही है। कथन एक भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। क्वेश्चन 58, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला? भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला? तो कहाँ मिला था ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार? ये मिला था गुनगेरिया से। कहाँ से मिला था? गुनगेरिया से मिला था। क्वेश्चन नंबर 159, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। गुनगेरिया कहाँ पे है? गुनगेरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160, भोजपत्र भूर्जपत्र जिसको कि कहा जाता है भोजपत्र और भूजपत्र, तो भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने के लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मिला है श्रृंगबेरपुर। कहाँ मिला है? श्रृंगबेरपुर में। क्वेश्चन 161 में पूछा है आपसे कि श्रृंगबेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्रृंगबेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में स्थित है। श्रृंगबेरपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? इलाहाबाद जिले में स्थित है। बढ़ते आगे। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 4 के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे लूसेंट को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।